नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरें। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ जैसी स्थिति पर प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। प्रधानमंत्री ने लिखा कि इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। महाकुंभ में सुबह भगदड़ जैसी स्थिति के बाद हालात सामान्य हैं। श्रद्धालु सुचारू रूप से आ जा रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है। मौनी अमावस्या पर्व पर श्रद्धालु संगम नगर में भारी संख्या में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। अमृत स्नान पर प्रयागराज से अयोध्या तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रेन और सड़क मार्ग से भी यात्रा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आज सुबह 11 बजे करीब 3 करोड़ 61 लाख से अधिक लोगों ने स्नान किया और 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 23 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ मेले की निगरानी हेलीकॉप्टर से की जा रही है। प्रशासन भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार जारी है। प्रयागराज में वर्तमान स्थिति को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की। यह बैठक योगी आदित्यनाथ के 5 कालिदास मार्ग आवास पर हुई। बैठक में वर्तमान परिस्थितियों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री के अलावा बैठक में डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी एलओ अमिताभ यश और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद समेत शासन प्रशासन के बड़े अफसर शामिल हुए। मौनी अमावस्या के पावन स्नान पर्व पर संगम में पवित्र डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालुओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 4 बार बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के दौरान हुए हादसे की जानकारी दी और कहा कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने खुशी जाहिर की। लोगों ने कहा, बहुत अच्छे से स्नान किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, व्यवस्था भी बहुत अच्छी। महाकुंभ में विदेश से आए लोग अमृत स्नान का आनंद ले रहे हैं। विदेशी लोग सरकार द्वारा महाकुंभ में हुई तैयारियों की भी तारीफ कर रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए रेलवे आज विशेष ट्रेनें चलाएगा। रेलवे ने प्रयागराज क्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों से आज 360 से अधिक ट्रेनें चलाने की योजना बनाई। इन ट्रेनों से श्रद्धालुओं को स्नान के बाद उनके गंतव्य की ओर भेजा जाएगा। वहीं महाकुंभ के लिए चलाई जा रही अन्य किसी भी विशेष ट्रेन को रद्द नहीं किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया और कुछ न्यूज चैनल पर भ्रामक खबर दिखाए जाने के बाद यह स्पष्ट बात की। दरअसल कुछ चैनल्स और सोशल मीडिया कुंभ स्पेशल ट्रेन डाइवर्ट करने और कैंसिल होने की खबर चला रहे हैं, जिस पर रेल मंत्रालय ने सही जानकारी दी। भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अंतरिक्ष में अपने मिशन भेजने की ऐतिहासिक सेंचुरी लगाई है। इसरो ने 100वें मिशन के तहत श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-15 रॉकेट से नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। आज सुबह 6:23 पर GSLV F-15 रॉकेट से NVS-02 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। यह स्वदेशी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। और सीधा रुख करेंगे कांग्रेस के मैनिफेस्टो का।
एक ही बात अब सब फ्रंट देख रहे हैं, ठीक है? आप उधर कर रहे हैं लेफ्ट, सब लेफ्ट, आप सामने आ रहे हैं, उसके बाद फिर राइट। सारे सेंटर सामने एक बार सामने देख लेंगे, सामने देख रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ता। राइट, हाँ, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। मैं आग्रह करता हूँ जयराम रमेश जी से आपको साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं देवेंद्र यादव जी से गुजारिश करूँगा कि ये घोषणा पत्र के जो मुख्य बिंदु हैं उस पर कुछ बोलें और आपको जानकारी दें। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये गारंटी शब्द जो है, आज सभी पार्टी इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव के समय गारंटी, ऐसे तो हम वादे करते हैं घोषणा पत्र में, हर एक पार्टी हर एक चुनाव के लिए घोषणा पत्र निकालती है, उसमें ढेर सारे वादे होते हैं, पर पहली बार हमने गारंटी शब्द इस्तेमाल किया कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के समय 2023 मई, क्योंकि हम चाहते थे कि जनता को ये संदेशा जाए कि जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करेगी। ये गारंटी न केवल पार्टी की है, पर ये जनता का अधिकार भी बनता। तो इसीलिए हमने गारंटी सोचा। आपको याद होगा पहली बार जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, पहली बार किसी सरकारी कार्यक्रम को, कानून को गारंटी के रूप में हम लाए थे। पार्लियामेंट में पारित हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये गारंटी का माने ये है कि ये अधिकार बनता है जनता का, और अगर वो जो वादे किए गए हैं वो पूरा नहीं होता तो वो न्यायपालिका जा सकते हैं। यानी कि ये कानूनी अधिकार है, न केवल शासनिक अधिकार नहीं है, पर ये कानूनी अधिकार है। तो एक गारंटी शब्द अभी सभी पार्टियां इस्तेमाल कर रहे हैं, और दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 5 मुख्य गारंटी दी है, उसकी घोषणा भी हो चुकी है, उस पर काफी विचार भी हो चुका है। अभी देवेंद्र यादव जी इस पर और जानकारी आपको देंगे। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि दिल्ली में अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, यानी व्यापार करने के लिए आसानी की बात नहीं, पर ईज ऑफ ब्रीदिंग महत्व रखता है। यानी कि सांस लेने के लिए अभी हमें आसानी करनी है। ईज ऑफ ब्रीदिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, ईज ऑफ जुमलाबाजी नहीं, पर ईज ऑफ ब्रीदिंग। क्योंकि अगर आप कोई मानक देखें, प्रदूषण और संदूषण के मामले में दिल्ली सर्वोपरि है। हमारे देश में प्रदूषण को लेकर, संदूषण को लेकर, रासायनिक संदूषण को लेकर दिल्ली का कोई मुकाबला नहीं। ये देश की राजधानी है, और मैं समझता हूं ये बीजेपी की नीति की वजह से हुआ है। तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का विमोचन किया, जिसमें 5 प्रमुख गारंटियों की बात वो कह रहे थे। रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का एक बार फिर से। उपग्रह को
जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। इसमें L1, L5 और S बैंड में उन्नत नेविगेशन पेलोड के साथ C बैंड रेजिंग क्षमता है। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन भारत की स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है और इस प्रक्षेपण से भारत की स्वतंत्र नेविगेशन क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि श्रीहरिकोटा से 100वें प्रक्षेपण की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के लिए इसरो को बधाई। इस रिकॉर्ड उपलब्धि के ऐतिहासिक क्षण में अंतरिक्ष विभाग से जुड़ना सौभाग्य की बात है। टीम इसरो, आपने एक बार फिर GSLV F-15 NVS-02 मिशन के सफल प्रक्षेपण से भारत को गौरवान्वित किया है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह एक अद्भुत यात्रा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र को अनलॉक करने और यह विश्वास जगाने के बाद कि आकाश की कोई सीमा नहीं है, यह एक बड़ी छलांग है। इसरो अध्यक्ष के तौर पर अपने पहले मिशन को लेकर वी नारायणन ने कहा कि बेहद खुशी की बात है कि 2025 में इसरो का पहला प्रयास सफल रहा। उन्होंने कहा कि NVS-02 उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। मिशन का 100वां प्रक्षेपण एक अहम मील का पत्थर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है। पार्टियों के पास प्रचार के लिए अब बस इसी हफ्ते का समय है। ऐसे में जनता को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम से प्रचार में जुटे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में प्रचार की कमान संभालेंगे और गोंडा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की ओर से नेता जयराम रमेश ने आज विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली दंगों के दौरान अरविंद केजरीवाल गायब थे और शराब नीति में भ्रष्टाचार का स्तर भी सब जानते हैं। संदीप दीक्षित ने कहा कि अगर पुलिस सही तरीके से जांच करेगी तो केजरीवाल 15 से 20 साल से पहले तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की शिकायत पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया। अरविंद केजरीवाल ने एक साक्षात्कार में हरियाणा सरकार पर यमुना नदी को जहरीला बनाने का आरोप लगाया था। आयोग ने केजरीवाल को आज रात 8 बजे तक पुख्ता प्रमाणों के साथ अपना जवाब दाखिल करने को कहा। आयोग ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट में यमुना जल को जहरीला बनाने का कोई उल्लेख नहीं। आयोग ने कहा कि पानी में जहर मिलाने के आरोपों का तथ्यात्मक आधार होना चाहिए। आयोग ने कहा कि ऐसे आरोपों से क्षेत्रीय समूहों और पड़ोसी राज्यों के निवासियों के बीच शत्रुता हो सकती है। पानी की कमी की आशंका से कानून व्यवस्था की स्थिति को भी नुकसान पहुंच सकता है। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट बढ़कर अब 656 पन्नों की हो गई है। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि यह रिपोर्ट समिति के सभी सदस्यों को दे दी गई है, जिसे आज जेपीसी अडॉप्ट करेगी। क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा के बाद जो अमेंडमेंट बिल समिति ने रिवाइज किया है, उसे भी जेपीसी के सामने आज प्रस्तुत किया जाएगा। आगामी बजट सत्र में यह समिति अपनी रिपोर्ट स्पीकर के सामने पेश करेगी। भारत ने कड़े शब्दों में बयान जारी कर कनाडा की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार ने कनाडा के चुनावों में हस्तक्षेप किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दरअसल कनाडा ही है जो लगातार भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। हमने कथित हस्तक्षेप पर कथित गतिविधियों के बारे में एक रिपोर्ट देखी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा ने अवैध प्रवास और संगठित आपराधिक गतिविधियों के लिए माहौल भी बनाया। हम भारत पर रिपोर्ट के आक्षेप को खारिज करते हैं। बता दें कि कनाडाई आयोग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि चीन के बाद भारत भी कनाडा की चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने में सक्रिय है। दिल्ली के विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट गणतंत्र दिवस समारोह का समापन आयोजन होगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहेंगे। ये समारोह देश की सैन्य परंपराओं की भव्यता को दर्शाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के दौरान तीनों सेनाओं
और सीएपीएफ के बैंड द्वारा देशभक्ति की धुनों की प्रस्तुति दी जाएगी। विजय चौक की सभी प्रमुख इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। साथ ही दिल्ली यातायात पुलिस ने बीचिंग रिट्रीट समारोह को देखते हुए पहले ही एडवाइजरी जारी की थी। विजय चौक आज सामान्य यातायात के लिए दिन के 2 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक बंद रहेगा। दिल्ली के लोगों को रिंग रोड, रिज रोड, अरबिंदो मार्ग, मदरसा टी पॉइंट, रानी झांसी रोड और मिंटो रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान के दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन सुसुमु काटाओका से मुलाकात की। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। भारतीय शेयर बाजार बुधवार को हरे निशान पर खुला। शुरुआती कारोबार में ऑटो, आईटी और पीएसयू बैंक सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों को करेंगी संबोधित। भारत ओमान संयुक्त आयोग की 11वीं बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ओमान के वाणिज्य मंत्री के साथ बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में यूपीआई की हिस्सेदारी बढ़ी। आरबीआई के मुताबिक डिजिटल पेमेंट्स में यूपीआई की हिस्सेदारी 2024 में बढ़कर 83% हो गई है, जो कि 2019 में 34% थी। भारत की सबसे बड़ी सरकारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्षमता उत्पादन कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स यानी पीएसपी बनाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से साझेदारी की। एनएचपीसी आंध्र प्रदेश में 2 गीगावाट के पीएसपी में से शुरुआत कर रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा संयंत्रों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अन्य राज्यों में भी 15 से 16 गीगावाट क्षमता विस्तार की योजना। जीपीआईआईटी और जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान यानी जेकेईडीआई ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। करार के तहत जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप कार्यक्रम प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बैंकों और नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से ग्राहकों पर लगाए जाने वाले दंडात्मक शुल्कों पर नहीं लगता है वस्तु और सेवा कर। सीबीआईसी ने एक सर्कुलर के जरिए यह भी स्पष्ट किया कि ऑनलाइन भुगतान मंचों पर पेमेंट एग्रीगेटरों की ओर से 2000 रुपए तक भुगतान मुहैया कराने पर भी नहीं लगेगा जीएसटी। सेबी ने रेलिगियर एंटरप्राइजेस लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए अमेरिकी इकाई जानी गायकवाड़ डेवलपमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की प्रतिस्पर्धी खुली पेशकश को किया खारिज। सेबी ने कहा कि आरईएल की पेशकश जरूरी नियमों को पूरा नहीं करती। वहीं रेलिगियर ने 26% हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव दिया था। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ नकुल जैन ने इस्तीफा दिया। उन्होंने अपने खुद के कारोबारी सफर की शुरुआत के लिए यह पद छोड़ा। खनन समूह वेदांत 1 लाख करोड़ रुपए की एल्यूमिनियम रिफाइनरी और स्मेल्टर परियोजना ओडिशा के रायगढ़ जिले में स्थापित करेगी। वेदांत कंपनी के मुताबिक परियोजना का पहला चरण अगले 3 साल में शुरू होने की उम्मीद, जिसे बाद में विस्तारित किया जाएगा।
जीएमआर एयरपोर्ट्स का शुद्ध लाभ 63% बढ़ा के चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 202 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 63% से बढ़कर 899 करोड़ रुपए हुआ। अडानी समूह ने ओडिशा में बिजली, सीमेंट, औद्योगिक पार्क, एल्यूमिनियम और शहर गैस विस्तार में अगले 5 साल में 2.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई। भारत ने कड़े शब्दों में बयान जारी करके कनाडा की उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया जिसमें आरोप लगाया गया कि भारत सरकार ने कनाडा के चुनावों में हस्तक्षेप किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा ही है जो लगातार भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कनाडा ने अवैध प्रवास और संगठित आपराधिक गतिविधियों के लिए माहौल बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली विदेशी सहायता को अस्थायी रूप से निलंबित किया। ट्रंप द्वारा जारी कार्यकारी आदेश के अनुसार पाकिस्तान को दी जा रही सहायता को पुनर्मूल्यांकन कराने के भी आदेश दिए गए। अमेरिका में अब 19 साल से कम आयु में लिंग परिवर्तन करना नहीं होगा आसान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिका की नीति है कि वह किसी भी बच्चे के लिंग परिवर्तन को वित्त पोषित, प्रायोजित या समर्थित नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संघीय सहायता में सैकड़ों अरब डॉलर को रोकने के फैसले पर संघीय अदालत ने अस्थायी रूप से लगाई रोक। सर्बिया के प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक ने कई महीनों से जारी भ्रष्टाचार विरोधी व्यापक विरोध प्रदर्शन के चलते पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। मिलोस वुसेविक ने कहा कि उनके इस्तीफे का उद्देश्य सर्बिया में तनाव कम करना है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने घोषणा की कि फ्रांस के सबसे पुराने संग्रहालयों में शुमार लूव्र म्यूजियम को आधुनिक बनाया जाएगा, जबकि मोनालिसा के लिए एक विशेष कमरा बनाया जाएगा। इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि लूव्र को बड़े पैमाने पर पुनर्निर्मित और विस्तारित किया जाएगा, जिसमें कई साल लगेंगे। ब्रिटेन सरकार ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को एक बार फिर किया अपडेट। उन्होंने चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस के भारत में सैटेलाइट फोन ले जाने या उसका उपयोग करने पर हो सकता है जुर्माना और गिरफ्तारी। एफसीडीओ ने अपने अपडेट में कहा कि भारत में बिना लाइसेंस के सैटेलाइट फोन और जीपीएस उपकरण रखना और उनका संचालन करना अवैध है, चाहे आप केवल भारत से गुजर रहे हों। प्रधानमंत्री ने देहरादून में आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक उद्घाटन किया। देश भर से आए लगभग 10,000 खिलाड़ी 18 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो स्पोर्ट्स को भारत के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख माध्यम मानते हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी उन्हें अपना परम मित्र मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वर्ष 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए जोर लगा रहा है। प्रधानमंत्री ने खेलों को देश की साख और आर्थिक विकास से जोड़ते हुए कहा कि देश तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। इंग्लैंड में तीसरे T20 मैच में भारत को 26 रनों से इंग्लैंड ने हरा दिया। जीत के साथ ही इंग्लैंड ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। राजकोट में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 171 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम निर्धारित ओवरों में 9 विकेट पर सिर्फ 145 रन ही बना सकी। इस तरह इंग्लैंड ने सीरीज में पहला मुकाबला अपने नाम करने में सफलता पाई। जसप्रीत बुमराह को 2024 का आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। बुमराह सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले भारत के पहले तेज गेंदबाज। ब्राजील का क्लब सैंटोस नेमार को दोबारा साइन करने की योजना बना रहा है। सऊदी प्रो लीग के क्लब अल हिलाल के साथ नेमार का करार आपसी सहमति से रद्द हो गया। हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक कबीर खान ने महाकुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कॉमेडियन और अभिनेता सुनील ग्रोवर ने भी महाकुंभ में लगाई डुबकी। उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए बयां किए अपने अनुभव। फिल्म स्काई फोर्स ने रिलीज के 5वें दिन 3 करोड़ 91 लाख रुपए का संग्रह किया। राजकुमार राव के साथ अपनी नई फिल्म की शूटिंग के दौरान अर्चना पूरन सिंह को लगी चोट। मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री नयनतारा के खिलाफ धनुष के कॉपीराइट मुकदमे को खारिज करने की नेटफ्लिक्स इंडिया की याचिका को खारिज किया। साउथ अभिनेता धनुष की फिल्म तेरे इश्क में का दूसरा टीजर रिलीज हुआ। टीजर में हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री कृति सेनन नजर आई। किरण राव और आमिर खान निर्मित लापता लेडीज को जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार 2024 के लिए किया गया शॉर्टलिस्ट। रीमा काकती डायरेक्टेड फिल्म सुपर बॉयज ऑफ मालिगांव 28 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। शाहिद कपूर की फिल्म देवा 31 जनवरी को सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। फिल्म में शहीद पुलिस अफसर की भूमिका में नजर आएंगे शाहिद।
और चियान विक्रम की फिल्म वीरा धीरा सूरन 27 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी में प्रदर्शित किया जाएगा। इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज 100 में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।